हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। दिस इज प्रेम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज पार्ट 6 ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपका है। आप इसकी सभी वीडियोज एक बार देख लीजिए, जिसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द प्राइस ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। वो कौन सी मार्केट सिचुएशन है जो एक्सप्लेन करती है जहां पर प्राइस बराबर होता है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एमसी इज इक्वल टू प्राइस। तो ये कौन सा मार्केट है जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, सॉरी फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पर प्राइस बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट के। ऑप्शंस है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर मोनोपोली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस बराबर होता है एमसी के, है ना, क्योंकि एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा ओके। और जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एमसी बराबर होगा ए आर के, है ना। जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम है तो एमसी बराबर है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मींस प्राइस, इसलिए जो प्राइस बराबर होगा वो एमसी के बराबर होगा इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड क्वेश्चन, सपोज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई आर गिवन बाय इक्वेशन QD इज इक्वल टू 100 माइनस 2P एंड QS इज इक्वल टू 5 माइनस 3P। इससे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन हमें बताई गई है और हमने फाइंड आउट करना था वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए प्राइस फाइंड आउट करना होगा। तो प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम है, मार्केट का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो इक्विलिब्रियम होगा जहां पे डिमांड बराबर हो सप्लाई के। तो डिमांड फंक्शन का था 100 माइनस 2P इक्वल टू 5 प्लस, है ना, पेन प्रॉपर नहीं लिख रहा है, 3P। क्या करेंगे हम, मतलब इसको समझिए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि जहां पे दोनों बराबर हो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप कॉपी पेस्ट को सॉल्व करेंगे तो प्राइस आ जाएगा 19, प्राइस 19, पी अगर 19 है तो हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, मान लो क्वांटिटी डिमांडेड हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पी की जगह हम उसकी जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे 19। जब हम यहाँ पे 19 पुट करेंगे तो 19 टू द 38 हो गया, तो 100 माइनस 38 वो हो जाएगा 62। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 62, ऑप्शन डी। तो अगर हम यहाँ पर भी अगर प्राइस की वैल्यू को पुट करें तो 19 3 द 57, 57 प्लस 5 ये भी हो जाएगा 62। तो 62 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो ये समझ आ गया आपको हमने कैसे किया, दोनों को इक्वेट किया। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों को जब हमने बराबर किया तो वहाँ से हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट हुई। जब पी की वैल्यू हमें मिली तो उसको हमने पुट कर दिया किसी एक इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें फिर क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एज फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूज टू फॉल द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिंस टू राइज बिकॉज। हमने देखा होगा कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा डिक्लाइन होती है विद इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता रहता है एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होती रहती है, जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती है, ये कुछ इस तरह से शुरू होके इंक्रीज होती है। ये क्यों होता है, ऑप्शंस आर रिटर्न टू फैक्टर स्टार्ट डिमिनिशिंग, रिटर्न टू फैक्टर स्टार्ट राइजिंग, इनपुट प्राइसेस स्टार्ट राइजिंग, या फिर प्रोड्यूसर बजट स्टार्ट श्रिंकिंग। या तो जो फैक्टर के रिटर्न्स है उसमें अब कमी होना शुरू होती है, या फिर उसमें राइज इंक्रीज या बढ़ना शुरू होता है, या फिर जो इनपुट के प्राइसेस है, जो आप इनपुट यूज करें प्रोडक्शन में, उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं,
या फिर जो प्रोड्यूसर का बजट है, फर्म का जो बजट है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उसके बजट में कमी होना शुरू हो जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिटर्न टू फैक्टर्स है वो डिमिनिश होना शुरू होते हैं। एक कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर आप ज़्यादा फैक्टर इंड्यूस करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसके बाद टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज नहीं होगा। होगा क्या? वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, कॉस्ट बियर ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये आपका कम हो रहा है, तो आपका जो कॉस्ट कर्व है वो इंक्रीज होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, एट द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ कमोडिटी वाई द MU इज, कोई कमोडिटी है, मान लो कमोडिटी वाई है, उसके सैचुरेशन पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सैचुरेशन पॉइंट होगा जहां पे टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये जो पॉइंट होगा इसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। कंजम्पशन का वो लेवल जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन करता है, जहां से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वहां पे MR क्या होगा? MR आप देखिए, MR क्या होता है? स्लोप। ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व है इसका स्लोप होगा MR कर्व। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो सैचुरेशन पॉइंट पे ये क्या हो जाता है? ये जीरो हो जाता है। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि अब क्या हो गया है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गई है उस कमोडिटी की कंज्यूमर के लिए। अगर इसके बाद अगर अब वो कंज्यूम करेगा तो अब यूटिलिटी नहीं होगी उसके लिए, तो डिस यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। एक पॉइंट के बाद ऐसा भी होता है जब आपको डिस यूटिलिटी हो जाती है ज़्यादा कंजम्पशन से। तो इसीलिए सैचुरेशन पॉइंट पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल चार्ज अ लोअर प्राइस इन द मार्केट इन विच द इलास्टिसिटी ऑफ, अब मोनोपोली से क्वेश्चन है। मोनोपोलिस्ट हमेशा डिस्क्रिमिनेट इकोनॉमी के अंदर करता है। सोल प्रोड्यूसर वो होता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो जब क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उस कमोडिटी के लिए, तो जो सेलर होगा, जो फर्म होगी, वो डिस्क्रिमिनेशन करेगी। वो डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट इंडिविजुअल से चार्ज करेगी। उसके अलग अलग टाइप्स है कि कौन सा डिस्क्रिमिनेशन वो करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, वो प्राइस में उसके चेंजेस हो गए अकॉर्डिंग टू सप्लाई। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या काम करता है कि कितना वो अपने प्राइस को इंक्रीज करेगा या किसी मार्केट के अंदर कम कर देगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मार्केट के अंदर, ये वो डिटरमिन करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है मोनोपोलिस्ट, तो किस मार्केट के अंदर वो लोअर प्राइस चार्ज करेगा, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर हो, या फिर सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर हो, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होनी चाहिए, या फिर सप्लाई ग्रेटर होनी चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो क्या होगा, किस मार्केट के अंदर वो लोअर प्राइस चार्ज करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर होगी। अब इसका क्या फंडा है ये समझ लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर है, मतलब डिमांड कर्व यहाँ पे हाईली इलास्टिक है, इस तरह का होगा सपोज करिए। तो ये प्राइस है, ये मान लो इनिशियल प्राइस है। अगर यहाँ पर वो हाई प्राइस चार्ज करता है इस मार्केट के अंदर, तो हाई प्राइस चार्ज करने पर देखिए प्राइस में ये इंक्रीज हुआ। ये इनिशियल पॉइंट था P, प्राइस P से P1 जब हुआ, इतना सा इंक्रीज प्राइसेस में है। कंसिक्वेंटली ये आपका इनिशियल लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड था, ये अब प्राइस के इंक्रीज होने पर नया क्वांटिटी डिमांडेड है। तो आप देख सकते हैं कितनी कमी आई है क्वांटिटी डिमांडेड में।
तो ये तो उसके लिए लॉस की स्थिति है। प्राइस मगर वो हो सकता है ज़्यादा कर ले वहाँ पे, तो उससे उसको नुकसान है। अगर वो प्राइस कम करेगा, ये उसका इनिशियल प्राइस है, अगर इसमें थोड़ी सी कमी वो कर दे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ। तो इससे उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा और कंसिक्वेंटली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हाई इलास्टिक डिमांड में लोअर प्राइस चार्ज करेगा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। अगर जो इलास्टिक डिमांड है वो इन इलास्टिक है, इस तरह का डिमांड कर्व है, तो वहाँ पर वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। ये अगर उसका इनिशियल प्राइस ये है तो हाई प्राइस चार्ज करने से उसकी क्वांटिटी डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ज़्यादा प्राइस का जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो ज़्यादा है क्वांटिटी डिमांड से, इसका मतलब है वो ज़्यादा रेवेन्यू उसका वहाँ पे उसको जनरेट कर पा रहा है और प्रॉफिट उसका ज़्यादा है। तो उसका जो डिस्क्रिमिनेशन की जो पावर है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिटरमिन करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको आंसर में कोई गड़बड़ी लगती है या फिर क्लियर नहीं हो पाया है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, तो मैं उस आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज रेलेवेंट टू विच सेट ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म। नीचे कुछ मार्केट फॉर्म दिए गए हैं, अब मैं इनमें से बताना है कौन से मार्केट फॉर्म्स के अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेलेवेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कि जो वस्तुएं हैं उनमें वेरिएशंस है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली है पहला ऑप्शन। परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली, ओलिगोपोली है। सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ओलिगोपोसोनी। डी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और बायलेटरल मोनोपोली। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? हमने परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस हम कर चुके हैं, वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। तो जिन जिन ऑप्शंस में परफेक्ट कंपटीशन होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे डी कैंसिल आउट है, बी कैंसिल आउट है, ये बहुत सिंपल है। अब आपके दो चीज़ें यहाँ पे रह गई है, मोनोपोली जो ऑप्शन ए में है और सी में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ओलिगोपोसोनी। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ओलिगोपोसोनी। मोनोपोली में अभी अभी हमने बात की इस वीडियोस में कि वहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते हैं। ये मोनोपोली का मतलब होता है सोल प्रोड्यूसर है इकोनॉमी के अंदर, एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सवाल ही नहीं है, तो मोनोपोली नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। मोनोपोलिस्टिक सबसे जो डिस्टिंग्विश फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में वेरिएशन है वहाँ पे। ओलिगोपोली होता है जहाँ पे फ्यू फर्म हो, वहाँ भी प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। और ओलिगोपोसोनी यहाँ पे फ्यू बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है लेकिन बायर कम है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जो प्रोड्यूस करते हैं कोई पर्टिकुलर कमोडिटी को, लेकिन खरीदने वाले जो है वो गिनी चुनी दो चार फर्म्स है ना, वही खरीदते हैं उस मटेरियल को, तो वो भी एक इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है तो सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डेवलप्ड बाय। थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने डेवलप की थी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है E.H. चैम्बरलिन, अल्फ्रेड मार्शल, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, फिर जॉन रॉबिन्सन। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको नाम इस तरह से दे सकते हैं ऑप्शंस में, लेकिन आपको पता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने डेवलप की थी। आप वेरी क्लियर होने चाहिए कि वो थे E.H. चैम्बरलिन। इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन जॉन रॉबिन्सन का था, इम्परफेक्ट कंपटीशन ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो E.H. चैम्बरलिन का। इन दोनों ने साथ में काम किया था, और एक जब उससे पहले मार्केट के दो ही रूप देखने को मिले थे इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर, एक परफेक्ट कंपटीशन की बात होती थी और मोनोपोली की, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। रियल वर्ल्ड मोनोपोलिस्टिक है, तो ये काम इन दोनों ने किया था, जो कि एक थ्योरीज तक पहुंचा था, जिसमें जो चैम्बरलेन ने उसको नाम दिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें उन्होंने एक लार्ज ग्रुप की बात की है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे। और जो जो जॉन रॉबिन्सन भी है, उनका भी ये सेम कंसेप्ट था, जिसको उन्होंने नाम दिया था इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो चैम्बरलिन ने क्या कहा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कि इन मोस्ट ऑफ देन रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन बोथ मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में क्या है
कि मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव एलिमेंट प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, तो उन दोनों को मिला के एक मार्केट होगी। पूरी तरह से परफेक्ट कॉम्पिटिटिव भी नहीं है और मोनोपोली भी नहीं है, तो इन दोनों का मिश्रण है, तो उसको उन्होंने नाम दिया परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लेकिन जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है फर्म्स उसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, क्वालिटी बेसिस पे है, उसकी पैकेजिंग में है, उसके कलर में है, तो वो डिफरेंस है, लेकिन यूज उनका लगभग सेम है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो ये एक मार्केट फीचर उन्होंने बताया था जिसको परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक नाम उन्होंने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन है डिमांड कर्व इज वर्टिकल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, मार्जिन यूटिलिटी में प्रोडक्ट इंक्रीजिंग। एजर्शन है कि वर्टिकल डिमांड कर्व है, वर्टिकल डिमांड कर्व कब होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो है, और रीजन बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो इंक्रीजिंग होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है इंक्रीजिंग होगी। पहले तो हमें ये देखना है कि एजर्शन सही है या गलत है। तो ये जो एजर्शन है ये सही है। डिमांड कर्व वर्टिकल कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी, मतलब अगर प्राइस में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन है, उसमें इंक्रीज है, उसमें किसी तरह का डिक्रीज है या प्राइस फॉल हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो स्टेगनेंट है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइसेस, तो इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। तो एजर्शन तो ठीक हो गया। अब रीजन इसको समझ लीजिए कि रीजन क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की वो हमेशा बढ़ती है, इज इंक्रीजिंग है। तो ये बताना है सही है या गलत, और फिर ये भी देखना है कि जो रीजन है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए ट्रू आर फॉल्स। ए सही, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, रीजन इसका गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है किसी प्रोडक्ट की, वो डिक्रीजिंग होती है, वो हमेशा डिमिनिश होती है। जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो हमेशा कम होती है, और जीरो पे पहुंच जाती है एक पॉइंट के बाद। अगर आप उसके बाद कंज्यूम करते हैं तो उसकी आपके लिए फिर डिस यूटिलिटी है। तो जब रीजन गलत है तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकता, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोड्यूसर इज सैड टू बी ऑपरेटिंग विद एक्सेस कैपेसिटी। कब हम कहेंगे कि एक जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो एक्सेस कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है। ऑप्शंस आर व्हेन ही प्रोड्यूसेस एंड टोटल ग्रेटर एन आउटपुट ग्रेटर देन दैट गिवन बाय द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, कि जब कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक आउटपुट लेवल जो कि ज़्यादा है मिनिमम एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट पर उससे ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर एक वो आउटपुट लेवल प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ग्रेटर देन है एट गिवन बाय द मैक्सिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन की वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर जो ऑप्शन सी है उस लेवल तक प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इक्वल है एवरेज मिनिमम कॉस्ट के, जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट है उसके बराबर प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है। ऑप्शन डी है कि वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो कि स्मॉलर देन है मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। राइट आंसर इज डी। कब हम कहेंगे कि जो प्रोड्यूसर है वो एक्सेस कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहा है, तो वो है व्हेन ही प्रोड्यूसेस एन आउटपुट स्मॉलर देन दैट गिवन बाय द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, कि जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे जो प्रोड्यूस होना था वो उससे पहले ही अपना प्रोडक्शन लेवल स्टॉप कर रहा है, मतलब वहीं तक ही प्रोड्यूस कर रहा है, वो मिनिमम तक नहीं पहुंच रहा है, उससे पहले ही वो अपना प्रोडक्शन बंद कर रहा है। बंद करने का मतलब ये कि उस लेवल तक वो प्रोड्यूस कर रहा है, अभी वो मिनिमम
एवरेज टोटल कॉस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सेस कैपेसिटी। आइए समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर ये देखने को मिलती है एक्सेस कैपेसिटी। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसका एक रीज़न देते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आप प्रोडक्ट में वेरिएशंस है, तो जब वेरिएशन है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो आप सोशल ऑप्टिमम लेवल तक नहीं जाते हैं अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उसमें वेरिएशन लाके, है ना, उसमें जो नई वेराइटी ऐड करने पर आप उस बेस पे compete करते हैं मार्केट के अंदर, तो आप लोएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये भी इसका रीज़न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है। ओके, तो हमेशा क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, जो प्रोड्यूसर होता है ही प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विच इज लेस देन द सोशली ऑप्टिमम लेवल। और सोशली ऑप्टिमम लेवल हम कहाँ पे अटेन करते थे, याद करिए, परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पर प्राइस टेकर ही होती है फर्म और तब तक प्रोड्यूस करती जाती है जब तक उसका एवरेज कॉस्ट मिनिमम नहीं हो जाता है। वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ओके, तो इसको कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। यहाँ पर जहाँ पर MC बराबर होता है AC के, वो मिनिमम पॉइंट होता है एवरेज कॉस्ट का। तो ये सही मायने में क्या है, जो ON लेवल ऑफ आउटपुट है, ये सोशली ऑप्टिमम आउटपुट लेवल है। लेकिन अगर आप देखेंगे लॉन्ग रन में कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है E पॉइंट पे, जहाँ पर MC बराबर है MR के। यही होता है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। और इस पॉइंट पे वो OP लेवल या फिर MF लेवल ऑफ प्राइस चार्ज कर रहा है। ये उसका इक्विलिब्रियम प्राइस है और OM उसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है जो मार्केट में डिटरमिन हुआ है, जो कि उसको उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है। ओके, तो इसमें आप देखिए यहां पर F पॉइंट, यहां पर अभी डिमिनिश ही हो रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन यहीं पे उसने स्टॉप कर दिया है। आउटपुट लेवल यहीं तक ही प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि ये उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है। इसके बाद ये इंक्रीज होना और मिनिमम पॉइंट पे कहां पर पहुंचता है, ये एस पॉइंट एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। तो ये यहां तक नहीं पहुंच पाता है, जो कि सोशली ऑप्टिमम पॉइंट है। या इसको सोशली आइडल आउटपुट लेवल भी इसको कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस हुआ F और S, या फिर आप देख सकते हैं M और N आउटपुट लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी मतलब फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, कुछ एक कैपेसिटी रहती है अनयूटिलाइज्ड, उसको कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। इज ऑल्सो कॉल्ड अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी आपके दोस्त है और NTA UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।